वेलकम बैक टू बिल्डर ब्रो, जहां हम एआई को सिर्फ समझते नहीं बिल्ड भी करते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फेज वन ऑफ रैक प्लेलिस्ट, जहां हम एक सिंपल रैक पाइपलाइन बनाएंगे, वो भी स्क्रैच से। और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि रैक का जो सबसे क्रिटिकल टॉपिक चंकिंग, उसके बारे में हम थोड़ा डीप डाइव और करेंगे। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले वाली वीडियो में आपको बताया था, बैड चंकिंग यानी कि डम्ब रैक, चाहे कितना भी पावरफुल आपका मॉडल क्यों ना हो। तो इस वीडियो में हम चार चीज़ कवर करेंगे। सबसे पहले हम एक सिंपल रैक पाइपलाइन बिल्ड करेंगे, और जो जो भी उस रैक पाइपलाइन के कंपोनेंट्स होंगे, हम उनको वन बाय वन सभी को समझेंगे, लाइन बाय लाइन। और उसके बाद हम चंकिंग की स्ट्रेटजीज़ पे थोड़ा डीप डाइव करेंगे। एंड एट लास्ट हम एम्बेडिंग ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में भी समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं एक सिंपल रैक पाइपलाइन से। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हम कैसे सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं। लेट मी एक्सप्लेन यू एक्सटी। तो इस सिस्टम का फ्लो कुछ इस प्रकार होगा। यूज़र क्वेरी डालेगा, ठीक है। उसके बाद फिर उस क्वेरी की हम एम्बेडिंग जनरेट करेंगे। तो एम्बेडिंग जेनरेट। इसके बाद एम्बेडिंग जनरेट होने के बाद फिर हम कोसाइन सिमिलरिटी के थ्रू उन एम्बेडिंग के सबसे करीब सिमेंटिक मीनिंग वाले चंक्स को रिट्रीव करेंगे। ये एक तरीके की रिट्रीवल स्ट्रेटेजी होती है, कोसाइन सिमिलरिटी। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो इसके बाद आएगा रिट्रीवल। अब रिट्रीवल भी हो गया। उसके बाद रिट्रीवल के बाद हम यूज़र की क्वेरी की एम्बेडिंग्स प्लस जो रिट्रीव होके डेटा आ रखा है, इन दोनों को एक साथ मिलाकर हम एलएलएम के पास भेजेंगे। तो एलएलएम के पास भेजेंगे। उसके बाद अब एलएलएम इस इन दोनों चीज़ों को देखेगा। फिर एलएलएम के बाद आपको पता है कि ब्रेन होता है, तो वो कंटेक्स्ट समझेगा कि यूज़र क्या आउटपुट में चाहता है। उसके बाद वो उस कॉन्टेक्स्ट के थ्रू हमें एक आंसर जनरेट करके देगा। आंसर जनरेट। तो ये आज हम रैक पाइपलाइन बिल्ड करने वाले हैं। अब हम क्या करते हैं कि लेट्स कोड दिस। इसके लिए व्हाट आई विल डू, फर्स्ट लेट मी इंस्टॉल ऑल द डिपेंडेंसीज। तो उसके लिए एक रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी हम बना लेते हैं। रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी में हमें सबसे पहले, जैसे कि हम जो फ्रेमवर्क हमारा यूज़ होने वाला है वो लैंगचेन, तो हम लिख देंगे लैंगचेन। दूसरा, हमें बहुत सारे ऐसे टूल्स की ज़रूरत होंगी। जो एक लाइब्रेरी है, उसका नाम है लैंगचेन कम्युनिटी लाइब्रेरी। उसके बाद तो ये हमारी डिपेंडेंसीज रहेंगी। तो इन डिपेंडेंसीज को हम वन बाय वन हम इंस्टॉल कर देंगे यूजिंग पिप कमांड। pip3 इंस्टॉल रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी। अब मेरे सिस्टम में ये डिपेंडेंसीज पहले से इंस्टॉल है, तो शायद आपके उसमें टाइम लगेगा। अगर आपके उसमें ना हो तो आप इस कमांड के थ्रू इनको इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे कि पहले वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाना चाहिए, फिर उसमें काम करना चाहिए। हाँ, एक्चुअली मैं वैसा ही करना चाह रहा था, बट आई डोंट नो क्या दिक्कत आ गई। डेट नॉट वर्किंग, सॉरी फॉर द इशू। बट हाँ, आप इन्वायरमेंट बनाकर भी कमांड रन को कर सकते हो, ठीक है। तो लेट मी फर्स्ट क्रिएट द, आफ्टर द क्या कहते हैं, डिपेंडेंसी हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। तो हम एक नई फाइल बनाते हैं जिसका नाम मैं रखता हूँ rag_demo .py। ठीक हो गया। अब डिपेंडेंसी हमारे इंस्टॉल हो चुकी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल
लेट मी import all the dependencies. तो from LangChain core community dot document loaders import text loader. ये सारे इंपोर्ट्स मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करके बता दूंगा कौन सा किसका क्या काम है. पहले मैं इनको पहले अच्छे से इंपोर्ट कर लेता हूँ. फ्रॉम LangChain text underscore splitter import recursive character splitter. उसके बाद हमारी दूसरी लाइब्रेरी आती है फ्रॉम LangChain Hugging Face import Hugging Face embeddings. From LangChain vectors dot import files. Import retrieval QA. Prompts import prompt template. sorry from LangChain dot होगा. उसके बाद सबसे लास्ट हमारी सबसे मेन जो लाइब्रेरी है उसका नाम है फ्रॉम LangChain डॉट चैट मॉडल इम्पोर्ट चैट ग्रॉक. ठीक हो गया. अब मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ किसका क्या काम है. ये लाइब्रेरीज जो है रैक के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैंडल करती है. जो LangChain है, LangChain एक ऑर्केस्ट्रेशन फ्रेमवर्क यहाँ यूज़ करने वाले हैं. और ये जो फायस है ये हमारा वेक्टर डेटाबेस है जहाँ पर जो हमारी एम्बेडिंग जनरेट होंगी उसको हम स्टोर करने वाले हैं. ठीक हो गया. नेक्स्ट आता है हगिंग फेस एम्बेडिंग्स. ये हम हगिंग फेस एम्बेडिंग से एक मिनी एल एम्बेडिंग्स मॉडल को इंपोर्ट करेंगे जिसका काम ये होगा कि जो हमारा टेक्सचुअल डेटा आएगा उसको एम्बेडिंग्स में ट्रांसफॉर्म करने का काम आएगा. ठीक हो गया. जो कि मैंने आपको बताया था कि एम्बेडिंग्स को हम फायर्स में स्टोर करेंगे वो एम्बेडिंग्स इस मॉडल के थ्रू बनेंगी. उसके बाद ग्रॉक आपको पता ही है एल एल एम इंपोर्ट करने के लिए हम ग्रॉक के LLM यूज़ करने वाले हैं. उसके लिए हमने चैट ग्रॉक को इंपोर्ट कर लिया है. और LangChain डॉट चेन इसका मतलब ये है कि जो हमारी चेन बनेगी यानी कि हम बहुत सारे हमारे डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे LangChain के जैसे कि रिट्रीवर होगा, एक एम्बेडिंग जनरेट करने का मॉडल होगा, एक्सेट्रा. उन सबको ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए हम उसको चेन में बांध लेंगे. तो उसके लिए हमने ये इंपोर्ट कर रखा है रिट्रीवल QA. और प्रॉम्प्ट टेम्पलेट इसमें हम अपने LLM को बेसिकली हम प्रॉम्प्ट देंगे कि तुम्हारा बिहेवियर ऐसा है तो ऐसे करिएगा. इन सब के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे. तो ये होगा हमारे इंपोर्ट्स. ठीक है. अब सिंपल प्रैक्टिस से आपको सब समझ में आ जाएगा. तो लेट्स मूव फॉरवर्ड. इसके बाद व्हाट आई विल डू, लेट्स सेटअप अ ग्रॉक API की. I will write grok underscore score key equals to. यहाँ पर आप अपनी ग्रॉक की API की डाल सकते हैं. सो व्हाट आई विल डू, लेट मी शो यू आप API की कहाँ से ला सकते हैं. grok.com में जाके स्टार्ट बिल्डिंग में क्लिक करेंगे. हो सकता है कि आपने अपना अकाउंट ना बनाया तो पहले अकाउंट बनाने के लिए कहेगा, अकाउंट बना लीजिएगा. उसके बाद क्रिएट API की में जाके इसको कुछ भी नाम डाल सकते हैं. जैसे कि मैं डालता हूँ ADITY. ओके. आदित्य जैन AI. बाकी सब डिफ़ॉल्ट. लेट्स क्लिक सबमिट. सो ये हमारी API की बन के आ चुकी है. इसको हम कॉपी करेंगे फिर डन में क्लिक करके लेट्स पेस्ट अवर की हेयर. अब आई नो कि ऐसा करना इज़ अ बैड प्रैक्टिस बट मैंने जैसे आपको बताया पहले भी कि सिस्टम थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है.
टेंशन नॉट, मैं इसे गिटहब में पुश करने से पहले हटा दूंगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के थ्रू इसको इंपोर्ट करिएगा। प्रोडक्शन में कभी हार्ड कोड मत करना, ठीक है। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स ही यूज़ करने होते हैं। दिक्कत की वजह से मैंने इसको डायरेक्टली हमें पेस्ट कर रखा है। सो कोई नहीं, चलो लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले हमारी स्टेप आती है डेटा इंजेशन। डेटा इंजेशन का मतलब है कि हम अपने डेटा को इस प्लेग्राउंड में लाएंगे। उसके लिए व्हाट आई विल डू, पहले मैं सारी कमांड्स लिख देता हूँ, फिर आपको एक एक करके सारी कमांड बताऊंगा। लोडर इक्वल्स टू टेक्स्ट लोडर आई विल राइट डेटा डॉट txt, ओके। एंड उसके बाद डॉक्यूमेंट्स इक्वल्स टू लोडर डॉट लोड। तो लेट मी एक्सप्लेन यू हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं। तो यहाँ हम जो हमारी नॉलेज है उसको हम लोड कर रहे हैं इंटरनली। इस लाइन में फाइल रीड हो रही है और वो रीड होके लोडर नाम के वेरिएबल में जाके सेव हो जा रही है। फिर उसके बाद लोडर डॉट लोड का मतलब यह है कि जो हमारा लोडर में जो हमारा फाइल आई है उसको हम लैंग चेन ऑब्जेक्ट बनाकर डॉक्यूमेंट नाम के वेरिएबल में सेव कर दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी फाइल अब हमारे प्रोग्राम में आ चुकी है। अब आप लोग कहेंगे कि डेटा डॉट टी एक्स टी कहाँ है, तो उसके लिए मैं बना लेता हूँ एक सैम्पल डेटा डॉट टी एक्स टी फाइल। व्हाट आई विल डू, यहाँ पे मैं कुछ डेटा सैम्पल डेटा असाइन कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल चलो कुछ गूगल से ले लेते हैं, अबाउट रैग। तो हम क्या करेंगे, इसी को कॉपी कर लेंगे, ठीक है। मैंने फॉर रेफरेंस यहाँ एक सैम्पल नॉलेज बेस बना दिया है जिसका नाम हमने रखा है डेटा डॉट टी एक्स टी, ठीक है। अब डेटा लोड हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है चंकिंग का, जिसमें हम अपने लार्ज डॉक्स को स्मॉल चंक्स में स्प्लिट करते हैं, ठीक है। तो चंकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है किसी भी रैक सिस्टम को डिज़ाइन करने में। तो मेनली चंकिंग के बहुत फ़ायदे होते हैं, जैसे एलएलएम टोकन लिमिट्स कंट्रोल करने के लिए, बेटर एम्बेडिंग क्वालिटी के लिए, और फास्टर रिट्रीवल करने के लिए, एंड सबसे मेन इम्पॉर्टेंट कंटेक्स्ट प्रिसिजन मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो चंकिंग के भी 3 तरीके होते हैं। मैं नाम बता देता हूँ। फिक्स साइज चंकिंग, ओवरलैप चंकिंग, सिमेंटिक चंकिंग। हर एक तरीके की अपनी अपनी खासियत और लिमिटेशन है, ठीक है। इसके बारे में भी हम आगे बात अलग से करेंगे। ट्रेडिशनली आप मान के चलिए हेयर विल बी यूजिंग ओवरलैप चंकिंग, ठीक है। सो ये लेट्स कोड इट। तो कमेंट्स लिख देता हूँ ताकि बेटर रीडेबिलिटी के लिए। चंकिंग स्टेप, ओके। व्हाट आई विल डू, पहले की तरह मैं पूरा कोड लिख लेता हूँ, फिर आपको वन बाय वन हर एक लाइन का मतलब समझा दूंगा, ठीक है। सो आई विल राइट टेक्स्ट अंडर स्प्लिटर chunks equals to text underscore splitter dot split underscore documents, ठीक है। अब ये हमारा चंकिंग का भी कोड हमने लिख लिया है। अब नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू। चंक्स अंडरस्कोर साइज इक्वल्स टू 1000। इसका मतलब ये है कि हम कह रहे हैं भाई एक बार में मैक्सिमम 500 कैरेक्टर का ही चंक बनाना, ठीक है। इससे बड़े चंक्स नहीं बनेंगे, मतलब 1000 साइज के ही चंक्स बनाना है, इससे ज़्यादा बड़े मत बनाना। ये हम अपने सिस्टम को कह रहे हैं। ये ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ताकि एलएलएम की टोकन लिमिट एक्सटेंड ना हो। आपको पता होगा कि हर एक एलएलएम की कंटेक्स्ट विंडो की साइज़ होती है, ठीक है। अगर जितना बड़ा हम उसको
कंटेंट देंगे उतनी ज़्यादा उसकी टोकन यूज़ होते हैं। जितना हम शॉर्ट डेटा देंगे उतना ज़्यादा कम उसकी टोकन लिमिट यूज़ होती है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको चंक डेटा को चंक कर रहे हैं। नेक्स्ट, चंक अंडरस्कोर ओवरलैप इक्वल्स टू 200। इसका मतलब ये है दो चंक्स के बीच में कितना पार्ट कॉमन रहेगा। ठीक है, और मान के चलिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसको ज़रूर देखेगा। ये ओवरलैप चंकिंग, जो चंक अंडरस्कोर ओवरलैप इक्वल्स टू 200 है, दिस इज़ द फंडा ऑफ ओवरलैप चंकिंग। इसका मतलब है कि हर नए चंक की शुरुआत में पिछले चंक के आखिरी 200 कैरेक्टर्स रिपीट होंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? तो उसका जवाब ये है कि हम इसलिए कर रहे हैं ताकि कंटेक्स्ट बना रहे हैं। अगर एक सेंटेंस आधे चंक में और आधे दूसरे चंक में चला गया तो ये 200 कैरेक्टर्स उन्हें आपस में कनेक्ट करके रखते हैं। कनेक्ट करके रखते हैं इसका मतलब ये है कि आपका जो चंक्स बनेंगे उनमें एक मीनिंग रहेगी, मीनिंगफुल चंक्स रहेंगे वो। ठीक है, मीनिंगफुल चंक्स रहेंगे तो एलएलएम को समझने में आसानी होगी। अब नेक्स्ट लाइन, चंक्स इक्वल्स टू टेक्स्ट अंडरस्कोर स्प्लिटर डॉट स्प्लिट डॉक्यूमेंट्स। इसका मतलब ये है कि जो असली काम है यहाँ हो रहा है। इस लाइन में हम थे चंक्स इज इक्वल्स टू टेक्स्ट अंडरस्कोर स्प्लिटर डॉट स्प्लिट डॉक्यूमेंट वाली लाइन में। तो मैं आपको बता रहा था डॉक्यूमेंट्स, इसमें जो डॉक्यूमेंट्स हम ये लोड कर रहे हैं ये वो बड़ा फाइल है जिसको आपने लोड किया है। ठीक है, स्प्लिट अंडरस्कोर डॉक्यूमेंट्स कमांड, इस कमांड का यूज़ ये है कि जो बड़े टेक्स्ट है उसको 500 वाली, सॉरी 1000 के साइज़ के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगी। ठीक है, एंड फिर ये शेयर टुकड़े चंक्स नाम के एक लिस्ट में सेव हो जाएंगे। ठीक, होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हमने चंकिंग भी कर ली, अब आते हैं एम्बेडिंग्स पर। ये पूरे रैक प्रोसेस की मतलब आप कह सकते हो सबसे मैजिकल हिस्सा है, क्योंकि यहाँ कंप्यूटर इंसानी लैंग्वेज को समझना शुरू करता है। ठीक है, पहले मैं आपको कोड लिख कर दिखाई देता हूँ, उसके बाद समझाऊँगा। एम्बेडिंग्स जनरेशन, एम्बेडिंग्स was Hugging Face embedding model and model underscore name was, हम कौन सा मॉडल यूज़ करेंगे, कौन मी L6 वर्जन 2। ठीक हो गया, ये हो गया हमारे एम्बेडिंग वाला स्टेप। अब नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस कोड। लाइन 1, एम्बेडिंग इक्वल हगिंग फेस एम्बेडिंग। इतने तक का मतलब ये है कि सरल भाषा में समझाऊँ तो यहाँ हम एक ट्रांसलेटर यानी कि एक हगिंग फेस का मॉडल बुला रहे हैं जो कि हमारे टेक्सचुअल डेटा को एम्बेडिंग्स में ट्रांसलेट करेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट इसका ये है कि कंप्यूटर को इंग्लिश या हिंदी समझ में तो नहीं आती है, आपको भी पता है, उसे सिर्फ नंबर समझ में आते हैं। ये लाइन एक ऐसा टूल तैयार कर रहा है जो हमारे टेक्स्ट चंक्स को नंबर की एक लिस्ट, उस लिस्ट को हम कहते हैं वेक्टर, में बदल देगा। ठीक है, तभी मैं यहाँ पर इसको ट्रांसलेटर कह रहा हूँ। और दूसरी लाइन, मॉडल्स नेम इज इक्वल्स टू सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर स्लैश ऑल मिनी LM L6 वर्जन 2। ठीक है, तो ये उस स्पेसिफिक मॉडल का नाम है जो हम यूज़ कर रहे हैं। सिंपल एग्जांपल में बोलूँ तो जैसे ट्रांसलेशन के लिए कोई इंसान गूगल ट्रांसलेट यूज़ करता है, तो वैसे ही हम यहाँ मॉडल जिसका नाम है मिनी LM L6 वर्जन 2 को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, वेरी सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। अब हमने देखा कि डेटा इंजेक्शन स्टेप हो गया है, चंकिंग स्टेप हो गया है, एम्बेडिंग जनरेशन हो गया है। अब आता है हमारा इन एम्बेडिंग्स को सही तरीके से कहीं पर स्टोर करने का। अब जैसे कि हमें पता है कि एम्बेडिंग्स एक वेक्टर के फॉर्म में होती है, न्यूमेरिकल फॉर्म में। ठीक है, सो वी कैन नॉट स्टोर दैम इन अ ट्रेडिशनल डेटाबेस। अब ट्रेडिशनल डेटाबेस में स्टोर नहीं कर सकते तो कहीं ना कहीं पर तो स्टोर करना पड़ेगा, उसके लिए हम यूज़ करते हैं वेक्टर डेटाबेस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो नाउ लेट्स कोड द कमांड फॉर वेक्टर डेटाबेस। तो यहाँ हम फायर्स जो कि मेटा का ओपन सोर्स डेटाबेस है उसका यूज़ करने वाले हैं। इट इज़ फ्री, लोकल एंड फास्ट। ठीक है, लोकल है तो फ्री है। एंड यू मे ऑल्सो यूज़ क्लाउड डेटाबेस लाइक माइनकोन 2।
ठीक है। तो ओके हो, हेयर वी गो विद दी फायर्स, सॉरी वेक्टर स्टोर क्रिएशन। पहले मैं कोड लिख लेता हूँ, ठीक है। एम्बेडिंग ठीक हो गया। डॉक्यूमेंट्स इक्वल्स टू चंक्स कर देंगे हम, एंड एम्बेडिंग्स। तो अब इसे भी हम लाइन बाय लाइन समझ ही लेते हैं कि क्या हो रहा है। लाइन नंबर 1, वेक्टर स्टोर इक्वल्स फायर्स डॉट फ्रॉम अंडरस्कोर डॉक्यूमेंट। बेसिकली हम यहाँ एक स्टोरेज सिस्टम यानी कि वेक्टर स्टोर बना रहे हैं जिसका नाम फायर्स है, ठीक है। अब दूसरी लाइन, डॉक्यूमेंट्स इक्वल्स टू चंक्स एम्बेडिंग इक्वल्स टू एम्बेडिंग्स। तो हम कह रहे हैं कि भाई ये रहा वो टेक्स्ट के छोटे छोटे टुकड़े इस वाली लाइन में, ठीक है, समझना। तो ये रहे वो छोटे छोटे टुकड़े जिसको हमने पहले काटा था। आपको याद होगा तो हमने जो चंक्स बनाए थे उन्हें हमें इसी चंक्स नाम में डाला था, ठीक है। तो ये देखो, ये है वो जहाँ पे हमने डाला था, ये, ठीक है। अब इसका मतलब एम्बेडिंग इक्वल्स टू एम्बेडिंग। अब हम सिस्टम को बता रहे हैं कि इस चंक को सीधा मत रखना, पहले एम्बेडिंग्स वाले मॉडल को यूज़ करके इन्हें वेक्टर्स में कन्वर्ट करना, फिर उसके बाद स्टोर करना। यानी कि पहले ये वाली क्या कहते हैं, ये एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके बाद ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें चंक्स सेव होगा, फिर वो चंक्स एम्बेडिंग्स मॉडल के थ्रू वेक्टर में कन्वर्ट होंगे, उसके बाद फाइल्स में जाके स्टोर जाएंगे, ठीक है। क्योंकि फायर्स टैक्स नहीं, सिर्फ नंबर स्टोर करता है और उन्हीं पर सर्च करता है, ठीक। अब आगे मैं आपको बताता हूँ कि ये काम कैसे करता है, ध्यान से सुनिएगा। तो प्रोसेस कुछ इस प्रकार है कि ये जितने भी हमने ऊपर लिखा है, ऊपर के दोनों स्टेप्स को जोड़ मतलब क्या कहते हैं, जोड़ रहा है, ठीक है। ये चंक्स लेता है, उनका एम्बेडिंग्स निकालता है और उन्हें एक मैप पर सही जगह पर स्टोर कर देता है, ठीक है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि जब बाद में यूज़र कोई सवाल पूछेगा तो फायर्स पूरे डॉक्यूमेंट्स को लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेगा, बल्कि वो बस सवाल के वेक्टर को डेटाबेस के वेक्टर से मैच करेगा यूजिंग टेक्निक्स लाइक कोसाइन सिमिलैरिटी, और सबसे मिलती जुलती जानकारी तुरंत निकाल लेगा। फिर उसके बाद ये जानकारी टुगेदर विथ यूज़र की क्वेरी एलएलएम के पास जाएंगी, वहाँ एलएलएम कॉन्टेक्स्ट को समझकर तुरंत ही एक सुटेबल आंसर जनरेट कर देगा। सॉरी, ठीक है। तो होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूज़र क्वेरी पोस्ट करेगा, फिर उसके रिलेटेड वेक्टर डेटाबेस से रिट्रीव होंगे। अब ये वाला काम कैसे होता है, इसके लिए वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ रिट्रीवर, ठीक है। तो इसकी मदद से ये वाला काम होता है जितना भी मैंने आपको भी बताया। तो उसका भी कोड हम कर लेते हैं, रिट्रीवर सेटअप। तो व्हाट आई विल डू, आई विल फर्स्ट कोड इट रिट्रीवर इक्वल्स टू वेक्टर स्कोर एज रिट्रीवर, ठीक है। सर्च अंडरस्कोर सिमिलैरिटी equals to 3 एंड तो ये होगा हमारा रिट्रीवर का कोड, ठीक है। अब इस कोड का भी मैं आपको जल्द से जल्द एक ओवरव्यू दे देता हूँ। आप ये सोचकर चलो कि अगर वेक्टर स्टोर एक लाइब्रेरी है तो रिट्रीवर उसका लाइब्रेरियन है, ठीक है, जो आपको आपके सवाल पूछने पर सही किताब ढूंढ कर लाएगा। लाइन नंबर वन है हमारी, रिट्रीवर इज इक्वल्स टू वेक्टर स्टोर एज रिट्रीवर। मतलब हम फायर्स यानी कि हमारे वेक्टर स्टोर को बोल रहे हैं, भाई अब तुम एक सर्च इंजन की तरह काम करो। कॉन्सेप्ट ये है कि ध्यान से सुनिएगा, ठीक है।
ये लाइन हमारे स्टैटिक डेटाबेस को एक एक्टिव सर्च इंटरफेस में बदल देगा जो यूज़र की क्वेरी सुनने के लिए तैयार है, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया है। दूसरी लाइन है सर्च अंडरस्कोर टाइप इज इक्वल्स टू सिमिलैरिटी। इस लाइन में हम मतलब ढूंढने का तरीका को लॉजिक सेट कर रहे हैं। मतलब सिमिलैरिटी का मतलब ये है वही चंक्स को उठाओ जिनका मतलब यूज़र के सवाल से सबसे ज़्यादा मिलता जुलता है। इसका मतलब ये है उन्हीं चंक को उठाओ जो यूज़र की क्वेरी से ज़्यादा मेल खाते हैं, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादातर सिमिलर सिर्फ कीवर्ड ही नहीं देखता है बल्कि टॉपिक और उसका कंटेक्स्ट भी देखता है। सो लाइन नंबर 3 सर्च अंडरस्कोर आर्स इक्वल्स टू K:3। बेसिकली ये सर्च की सेटिंग है। यहाँ ये जो लाइन है ये K:3, इसका मतलब है कि डेटाबेस से टॉप 3 सबसे रिलीवेंट चंक्स निकाल कर लाओ। मतलब जो सबसे 3 ऐसे चंक्स निकाल के लाओ जो सबसे ज़्यादा मेल खा रहे हों। हमने 3 इसलिए रखा ताकि एआई के पास काफ़ी कंटेक्स्ट हो, पर इतना ज़्यादा भी ना हो कि वो कंफ्यूज हो जाए या टोकन लिमिट ही क्रॉस कर दे। तो ये हमारे रिट्रीवर का सेटअप भी हो गया। तो अब तक का पूरा फ्लो कुछ इस प्रकार है। हमने पहले डेटा को इंजेस्ट करा, डेटा को लोड करा, फिर उसके डेटा को टुकड़े करे, फिर उसके बाद एम्बेडिंग्स करी जिसमें टेक्स्ट को नंबर में बदला। उसके बाद वेक्टर स्टोर जहाँ हमने नंबर को स्टोर किया। उसके बाद अभी हमारा स्टेप रिट्रीवर जिसमें हमने सही नंबर यानी कि चंक को ढूंढ कर निकाला, ठीक है। अब आते हैं फाइनल और सबसे मेन स्टेप पर जो कि एलएलएम सेटअप। आपको भी पता है कि ये हमारे सिस्टम का दिमाग है जो फाइनल आंसर जनरेट करेगा। इसका भी कोड लिख लेते हैं। इसका भी कोड लिख लेता हूँ, ठीक है। LLM सेटअप। सो LLM इक्वल्स टू चैट ग्रॉक। हम ग्रॉक का LLM यूज़ कर रहे हैं। मॉडल नेम इक्वल्स टू लामा 3.18 बिलियन पैरामीटर इंस्टेंट। ओके, then we will set temperature equals to 0, then underscore API underscore key equals to grok API की। सो यस, ये हमने सेटअप कर लिया है। चलो इस कोड का भी ब्रेकडाउन करके बताता हूँ। तो लाइन नंबर 1 जो कि हमारी है LLM इक्वल्स टू चैट ग्रॉक, ठीक है। यहाँ हम ग्रॉक का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो हमने चैट ग्रॉक को इंपोर्ट कर रखा है। तो ठीक है। और जैसे कि आपको भी पता होगा ग्रॉक आजकल बहुत पॉपुलर है क्योंकि ये LLMs को बहुत फास्ट स्पीड पर रन करता है, तो जिससे यूज़र को तुरंत रिप्लाई मिल जाता है। ठीक है। लाइन नंबर 2 मॉडल इक्वल्स टू लामा 3.18 इंस्टेंट। इस लाइन से हम ये स्पेसिफाई कर रहे हैं कि हम मेटा के लामा 3.1 मॉडल यूज़ कर रहे हैं। अब ये मेन पार्ट है, टेम्परेचर इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो टेम्परेचर कंट्रोल करता है एआई की क्रिएटिविटी को। कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि टेम्परेचर इक्वल्स टू 0 का मतलब है नो क्रिएटिविटी ओनली फैक्ट्स। अब आप पूछोगे कि नो क्रिएटिविटी क्यों। इसका रीज़न ये है कि रैग में हम चाहते हैं कि एआई अपने मन से कहानियाँ ना बनाए और कोई भी हेलुसिनेशन ना हो, बल्कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं हमने दिए हैं सिर्फ उन्हीं के बेसिस पे हमारा जो LLM है वो एक्यूरेट आंसर दे, ठीक है। तो टेम्परेचर का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो यस, अब आता है सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, प्रॉम्प्ट गार्ड रेल। ये हमारे सिस्टम का एक तरह का डिसिप्लिन ऑफिसर है जो हमारे LLM को गाइड करता है, उसको एक राह दिखाता है ताकि वो हेलुसिनेट ना हो, ठीक है। तो चलो मैं पहले इसका कोड लिख के दिखा देता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो कोड के लिए
मैंने क्या कर रखा है, पहले से मैंने इसका प्रॉम्प्ट टेम्पलेट तैयार कर रखा है. सो यस, हियर इज़ द प्रॉम्प्ट टेम्पलेट. What I will do, I will just copy it. Wait. And I will paste it here. Yes. तो यह रहा हमारा प्रॉम्प्ट टेम्पलेट. तो इसको भी आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. तो लाइन नंबर 1 प्रॉम्प्ट अंडरस्कोर टेम्पलेट, ये जो स्टार्टिंग है, ठीक है. तो ये हमारे सिस्टम का सबसे बड़ा कंडीशन डिटरमाइन कर रहा है. असली मतलब मैं समझाऊँ तो हम हमारे एलएलएम को सख्त हिदायत दे रहे हैं कि भाई तुझे जो सवाल पूछा गया है उसका जवाब सिर्फ और सिर्फ उन चंक्स डॉक्यूमेंट यानी कि डॉक्यूमेंट से ही देना जो रिट्रीवर ने ढूंढ के लाया है. अपने मन से कुछ मत देना. ये उस बारे में यहाँ पर लिखा भी है, ठीक है. और हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि एआई अपनी पूरी नॉलेज यूज़ ना करके फेंकना शुरू ना करे. आपको भी पता होगा कि कई बार होता है कि एलएलएम खुद से इंफॉर्मेशन देने लग जाता है, कुछ भी देने लग जाता है. मतलब उसको लगता है कि हाँ यूज़र को जवाब देना ही देना पड़ेगा, तो वो फॉल्स इंफॉर्मेशन भी देना स्टार्ट कर देता है. इसी चीज़ को हम कहते हैं हेल्यूसिनेशन. तो हम वो नहीं करना चाहते हैं, ठीक है. तो हमने इसको गार्ड रेल भी देखी. अगर इफ़ आंसर इज़ नॉट इन द कंटेक्स्ट से आई डोंट नो फ्रॉम द नॉलेज बेस, ठीक है. तो हम चाहते हैं कि हमारा एलएलएम बोले कि भाई मुझे इसका आंसर नहीं पता है, बजाय गलत जवाब देने के. तो मैंने आपको बता दिया कि ये काम करता है हेलुसिनेशन कंट्रोल के लिए. अब आप लोग ऐसे समझिए हेलुसिनेशन क्या है. तो जब एआई के पास जवाब नहीं होता तो वो कहानियाँ बनाने लगता है. इसे हेलुसिनेशन कहते हैं, समझे. और ये जो हमने गार्डरेल बनाई हैं, इसका फ़ायदा ये है कि ये इंस्ट्रक्शन एआई के लिए एक लक्ष्मण रेखा की तरह है. फॉर एग्जांपल अगर आपने पूछा कंपनी की लीव पॉलिसी क्या है, फॉर एग्जांपल, ठीक है. तो एआई सिर्फ जो हमने चंक्स स्पेसिफाई कर रखे हैं ऊपर, उन चंक्स में जाके चेक करेगा जो रिट्रीवर लाया है. अगर वहाँ जवाब मिला तो तब तो ठीक है, तो वो आंसर बताएगा. अगर नहीं मिला तो वो आंसर ओनली फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट की वजह से चुप रहेगा और अपने मन से कहानी नहीं बनाएगा, ठीक है. इससे क्या होगा कि हमारे सिस्टम की रिलायबिलिटी भी बढ़ जाएगी. तो मैं इस कंडीशन में भी समझ लेता हूँ कि आपको कुछ दिक्कत नहीं होगी. तो मान लो अगर आपको कुछ दिक्कत भी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा. आई विल श्योरली रिप्लाई, ठीक है. सो या प्रॉम्प्ट टेम्पलेट भी तैयार हो गया. अब आता है मूविंग नेक्स्ट सबसे फाइनल पार्ट पर, जो कि है रैक चेन बनाना. ये आपके पूरे प्रोजेक्ट का मेन कनेक्टर है जो पिछले सारे कंपोनेंट्स एलएलएम, रिट्रीवर, वेक्टर स्टोर एक्सेट्रा को एक साथ जोड़ देगा, ठीक है. तो यस, लेट्स कोड इट. फर्स्ट लेट मी राइट द कमेंट. और रैक चेन सेटअप. सो यस, rack underscore chain equals to retrieval QA from chain type, LLM equals to LLM, और ऑटो कंप्लीट की वजह से ये खुद ही सजेशन दे रहा है. सो यस, कोई नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ. लाइन नंबर 1, रैक अंडरस्कोर चेन इक्वल्स टू रिट्रीवल QA डॉट फ्रॉम अंडरस्कोर चेन टाइप. हम यहाँ एक क्यूए सिस्टम यानी कि एक सवाल जवाब का सिस्टम तैयार कर रहे हैं, ठीक है. तो रिट्रीवल क्यूए से आप ये समझिए, ठीक है, कि ये लैंगचेन का एक रेडीमेड फॉर्मूला है जो रिट्रीवर और जनरेशन को एक लाइन में कनेक्ट कर देता है, ठीक है. समझे. मैं फिर बोल देता हूँ कि ये रिट्रीवर और जनरेशन दोनों को एक लाइन में कनेक्ट कर देगा. नेक्स्ट लाइन LLM इक्वल्स टू LLM. सिंपली आप समझ ही रहे होंगे कि हम इसमें बता रहे हैं कि दिमाग कौन सा यूज़ करना है. वही लामा 3.1 जो हमने पहले सेटअप किया था, ओके. लाइन नंबर 3, रिट्रीवर इक्वल्स टू रिट्रीवर. इस पार्ट में हम बता रहे हैं कि लाइब्रेरियन कौन होगा.
वही होगा वो जो रिट्रीवर जो फैस्ट डेटाबेस से टॉप 3 चंक्स निकाल कर ला रहा है, ठीक है। और लाइन नंबर 4, एक लाइन छूट गई है, चेन अंडरस्कोर टाइप इक्वल्स टू स्टफ, और इस लाइन का कुछ यूज़ नहीं है फिर, हाँ या। तो स्टफिंग का मतलब ये है कि जो भी 3 से 4 चंक्स रिट्रीवर को मिलेंगे उन सबको एक साथ स्टफ़ करके, यानी कि भर के सीधा एलएलएम को भेज दो, ठीक है, ताकि वो उन्हें पढ़कर आंसर दे सके। तो अब फाइनली हम आते हैं लास्ट, सॉरी एक लाइन छूट गई, चेन अंडरस्कोर टाइप क्वाल। इसमें हम जो हमने प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बनाया है उसको हम यहाँ पे डाल रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लास्ट मोमेंट पर आते हैं जहाँ पूरा सिस्टम एक्शन में आएगा। तो ये कोड का वो हिस्सा है जो यूज़र को फाइनल रिजल्ट दिखाएगा। चलो अब इस लास्ट पार्ट का भी कोड देख लेते हैं। सो बेसिकली ये है क्वेरी सेटअप, ठीक है। फर्स्ट लेट मी राइट द कोड, क्वेरी इक्वल्स टू, ये मैंने कोई बेसिक क्वेरी डाल दी। तो इस क्वेरी का रिस्पॉन्स आएगा रैग अंडरस्कोर चेन डॉट रन मेथड हम यूज़ नहीं करेंगे, बेसिकली मैं यहाँ पे इन्वोक यूज़ करूँगा, इन्वोक क्वेरी, ठीक है। प्रिंट थोड़ा डेकोरेटर्स के साथ बैकस्लैश एन फाइनल रिस्पॉन्स एंड लास्ट लाइन प्रिंट रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स का हम करना चाहते हैं प्रिंट रिजल्ट, ठीक है। चलो लाइन नंबर 1, क्वेरी इक्वल्स टू व्हाट इज़ रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन एंड हाउ डज इट वर्क, ठीक है। सिंपली यहाँ हम यूज़र का सवाल डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप अपने, ज़रूरी नहीं है कि सवाल जो मैंने लिखा वही डालो, आप कुछ भी ऐसा सवाल डाल सकते हैं जो आपको लगता है कि आपके नॉलेज बेस में हो। अगर नहीं होगा हमने बता रखा है कि एलएलएम बता देगा कि आई डोंट नो, मेरे नॉलेज बेस में नहीं है, ठीक है। और लाइन नंबर 2, रिस्पॉन्स इक्वल्स टू रैग अंडरस्कोर चेन डॉट इन्वोक क्वेरी। आपको याद हो पीछे हमने जो रैग चेन बनाई थी ये, ठीक है, उसे हमने ये क्वेरी पकड़ा दी, ये वाली क्वेरी हमने इस चेन में पकड़ा दी। एंड इन्वोक का मतलब है कि चेन की शुरुआत करो, यानी कि 1 बाय 1 सब एग्जीक्यूट होंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि बैकग्राउंड में कुछ ऐसा होगा कि जैसे ही ये लाइन चलेगी ये, तो रिट्रीवर डेटा ढूंढेगा, फिर उसके बाद एलएलएम उसे पढ़ेगा, फिर और एक सही आंसर तैयार करके रिस्पॉन्स नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देगा, ठीक है, सिंपल। और लास्ट की जो लाइन है, 2 लाइनें, इसमें हम जो भी कंटेंट आएगा उसे यूज़र को दिखाएंगे। आप लोग कहेंगे कि हम डायरेक्ट प्रिंट रिस्पॉन्स भी तो कर सकते थे, पर हमने रिस्पॉन्स रिज़ल्ट का यूज़ इसलिए किया क्योंकि रैग चेन सिर्फ आंसर ही नहीं देगा बल्कि और भी मेटा डेटा, जैसे कि सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या है उसकी इंफॉर्मेशन भी देगा। तो ज़्यादा अच्छा दिखने से, क्योंकि हमें सिर्फ आंसर रिज़ल्ट यानी कि आंसर से मतलब है, इसलिए हम उसे ही प्रिंट कर रहे हैं, यानी कि रिस्पॉन्स से जो रिज़ल्ट वाला सेक्शन आएगा उसको ही प्रिंट कर रहे हैं। तो ये रही आपकी पूरी रैग पाइपलाइन। तो दोस्तों ये था पूरा एक रैग रिट्रीवर ऑगमेंटेड जनरेशन सिस्टम। हमने देखा कैसे हम एक बड़े डॉक्यूमेंट को चंक्स में काटा, उन्हें वेक्टर्स में बदला और एक एलएलएम को गार्डरेल के साथ यूज़ किया ताकि वो हमें बिना किसी गलती के सही जवाब दे सके, ठीक है। अभी तो हमने ये, जैसे कि आपने देखा होगा, हमने इसे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के साथ यूज़ किया है, ठीक है। आगे मैं आपको और डॉक्यूमेंट टाइप जैसे कि पीडीएफ, वेब पेजेस, डॉक्स का भी कोड लिखकर दिखाऊंगा
टेंशन मत लेना, पूरा कोड समझ सेम ही होगा, बस सिर्फ और सिर्फ अंतर इम्पोर्ट्स वाले पार्ट में ही आएगा, बाकी सबका सब सेम टू सेम ही रहेगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस रैग पाइपलाइन। अब आगे मैं बताता हूँ आपको अलग अलग डेटा, मतलब अलग अलग टाइप्स के साथ, जैसे कि PDF डॉक्स के साथ। ठीक है, सो लेट्स मूव टू दैट पार्ट।